हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10। हिस्ट्री की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10। ठीक, इससे पहले 9 चैप्टर हो चुके हैं। तो जिनने भी वो जो चैप्टर हैं उनकी वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे जाके आप लोग देख सकते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, इन तीनों ही सब्जेक्ट की जो प्लेलिस्ट है वो बनी हुई है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं, सारे चैप्टर पढ़ सकते हैं। और आज हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। देखिए, ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपको समझ में आएगा कैसे कैसे जो है इतिहास में जो चीजें घटित हुई हैं वो सारी घटनाएं आपको बहुत ही अच्छे समझ में आएंगी। और आगे चल के जो हम लोग और भी इसके डीप में चीजें पढ़ेंगे, तो जब तक आपको ये सारी चीजें चीजें पता होंगी तो वो चीज बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगी। ठीक, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको शुरू से आखिरी तक बहुत ही अच्छे से समझना है। और जो भी इंपॉर्टेंट चीज होंगी, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे, वो मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट कर दूंगा, वो आपको नोट कर लेना है अपने नोटबुक में। ठीक है, और मैप भी आपको साथ में रख लेना है, ताकि मैप में भी सारी जगह स्थान जो भी होते हैं वो आप देखते हुए चलें कि कहाँ पे कौन सा स्थान पड़ता है। तो चलिए हम लोग अपना चैप्टर शुरू करते हैं। यदि आप मानचित्र 1 और 2 को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान उपमहाद्वीप में कुछ विशेष रूप से उल्लेखनीय घटनाएं घटी। गौर कीजिए कि कई स्वतंत्र राज्यों के उदय से मुगल साम्राज्य की सीमाएं किस तरह से बदली। आप यह भी देखें कि 1765 तक एक अन्य शक्ति यानी ब्रिटिश सत्ता ने पूर्वी भारत के बड़े बड़े हिस्सों को सफलतापूर्वक हड़प लिया था। यहाँ पे एक मानचित्र दिया हुआ है, जहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे हैदराबाद है, आपका यहाँ पे मराठा थे, यहाँ पे आपका मालवा है, गुजरात है, यहाँ पे जाट है, भरतपुर, और यहाँ पे सिख राज्य था, यहाँ ये अवध है, ये बंगाल है। ठीक, तो मुगल साम्राज्य की बाहरी सीमा अगर देखें तो ये जो डॉट डॉट वाली लाइन लगी हुई है ये बाहरी सीमा है। ठीक है, और ये जो है यहाँ पे डॉट 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 लाइन लगी हुई है ना, ये ब्लैक कलर की, तो ये क्या है, बाहरी सीमा, ये पूरी बाहरी सीमा। तो आप देख सकते हैं मुगल साम्राज्य के अंतर्गत कितने भाग आते थे। आगे हम लोग देखें, ये मानचित्र हमें यह दर्शाते हैं कि 18वीं शताब्दी एक ऐसी अवधि थी जब भारत में राजनीतिक परिस्थितियां अपेक्षाकृत एक छोटे से समयांतराल में बड़ी तेजी से अचानक बदलनी शुरू हो गई थी। इस अध्याय में हम 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध, मोटे तौर पर 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। ठीक, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना, 1707 में औरंगजेब की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। से 1761 तक जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, आप नोट कर सकते हैं 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, के दौरान उपमहाद्वीप में उत्पन्न हुई नई राजनीतिक शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे जो मानचित्र बना है 18वीं शताब्दी में नए राज्यों के गठन के बारे में दिखाया गया है। और ये जो दूसरा मानचित्र है इसमें देखेंगे 18वीं शताब्दी के मध्य ब्रिटिश क्षेत्र दिखाया गया है। 18वीं शताब्दी के मध्य, ठीक, तो ब्रिटिश क्षेत्र अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे ये जो बम्बई का क्षेत्र है ये ब्रिटिश क्षेत्र है, ये गोवा है, ये पुर्तगाल का क्षेत्र है। ठीक, तो ऐसे हम लोग इसमें ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारी हम लोगों को क्षेत्र दिखाई पड़ेंगे जहाँ पे ब्रिटिश का शासन था और कहाँ पे मुगल का। ठीक, ये देखें तो पांडिचेरी, फ्रांसीसी और सेंट डेविड किला जो यहाँ पे ब्रिटिश का था। ठीक, तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से ध्यान से देखनी है इसमें। आगे हम लोग देखें, मुगल साम्राज्य और परवर्ती मुगलों के लिए संकट की स्थिति। अध्याय 4 में आपने देखा था कि मुगल साम्राज्य अपनी सफलता की ऊंचाई पर किस प्रकार पहुंचा था, और फिर 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में उसके सामने तरह तरह के संकट किस प्रकार खड़े होने लगे थे। ऐसा अनेक कारणों से हुआ। बादशाह औरंगजेब ने दक्कन में 1679 से लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को बहुत अधिक खर्च कर दिया था। औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन की कार्यकुशलता समाप्त होने लगी और मनसबदारों के शक्तिशाली वर्गों को वश में रखना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया। सूबेदार के रूप में नियुक्त अभिजात अक्सर राजस्व और सैन्य प्रशासन यानी दीवानी एवं फौजदारी, ये सैन्य प्रशासन में दो जो क्षेत्र आते हैं, दीवानी और फौजदारी, दोनों कार्यालयों पर नियंत्रण रखते थे। इससे मुगल साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों पर उन्हें विस्तृत राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्तियां मिल गई। आगे हम लोग देखें, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अध्याय 4 में तालिका 1 देखें, औरंगजेब के शासनकाल में किन किन लोगों ने मुगल सत्ता को सबसे लंबे समय तक चुनौती दी। तो ये हम लोग देख सकते हैं, जो अध्याय 4 है उसमें हम लोगों ने देखा था 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन जो हम लोग पढ़ रहे हैं। जैसे जैसे सूबेदारों ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ किया, राजधानी में पहुंचने वाले राजस्व की मात्रा में कमी आती गई। उत्तरी तथा पश्चिमी भारत के, ठीक, उत्तरी मतलब ये नॉर्थ और पश्चिमी यानी कि ये, ठीक, तो ये वाला क्षेत्र है, इस वाले भारत के अनेक हिस्सों में हुए जमींदारों और किसानों के विद्रोहों और कृषक आंदोलनों ने
इन समस्याओं को और भी गंभीर बना दिया। कभी कभी ये विद्रोह बढ़ते हुए करों के भार के विरुद्ध किए गए थे और कभी कभी ये शक्तिशाली सरदारों के द्वारा अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने की कोशिशें थी। अतीत में भी विद्रोही समूहों ने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी, परंतु अब ऐसे समूहों ने क्षेत्र के आर्थिक संसाधनों का प्रयोग अपनी स्थितियों को मजबूत करने के लिए किया। जिस तरह से धीरे धीरे राजनीतिक व आर्थिक सत्ता प्रांतीय सूबेदारों, स्थानीय सरदारों व अन्य समूहों के हाथों में आ रही थी, औरंगजेब के उत्तराधिकारी इस बदलाव को रोक ना सके। ठीक, आगे हम लोग देखें, भरपूर फसल और खाली तिजोरियां। एक तत्कालीन लेखक ने साम्राज्य के वित्तीय दिवालियेपन का वर्णन इन शब्दों में किया है। बड़े जमींदार निस्सहाय और निर्धन हो गए हैं। उनके किसान वर्ष में 2 फसलें उगाते हैं, लेकिन उन्हें दोनों में से कुछ नहीं मिलता है। उनके स्थानीय गुमास्ते एक तरह से किसानों के हाथ की कठपुतली बने रहते हैं, जैसे कि स्वयं किसान अपने ऋणदाता के वश में रहता है जब तक कि वह साहूकार का कर्जा नहीं चुका देता। इस प्रकार संपूर्ण व्यवस्था एवं प्रशासन इतना चकनाचूर हो चुका है कि यद्यपि किसान अपनी फसल के जरिए मानो सोना बटोरता है, लेकिन उसके मालिक जमींदार को एक तिनके का टुकड़ा भी नहीं मिलता। ऐसी हालत में जमींदार सशस्त्र सेना कैसे रख सकते हैं जिनकी उससे आशा की जाती है? वे अपने सैनिकों को जो लड़ाई के समय उनके आगे आगे चलते हैं और घुड़सवारों को जो उनके ठीक पीछे चलते हैं, पैसा कहाँ से देंगे? इस आर्थिक व राजनीतिक संकट के बीच ईरान के शासक नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया। ठीक, तो ये फैक्ट आप लोग लिख सकते हैं। नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था। संपूर्ण नगर को लूटकर वह बड़ी भारी मात्रा में धन दौलत ले गया। नादिर शाह के आक्रमण के बाद अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों का तांता लगा रहा। उसने तो 1748 से 1761 के बीच 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया और लूटपाट मचाई। तो ये भी आप लोग नोट कर सकते हैं, उसने कितनी बार लूटपाट मचाई है और कब से कब तक। ठीक, तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। आगे देखें, नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण, यहाँ पे वर्णन किया गया है नादिर शाह के दिल्ली पर जो आक्रमण हुआ उसका। नादिर शाह के आक्रमण के परिणाम स्वरूप दिल्ली में जो विध्वंस हुआ उसका वर्णन समकालीन प्रेक्षकों ने किया था। इनमें से एक ने मुगल कोष से जिस तरह धन लूटा गया था उसका वर्णन इस तरह से किया है। 60 लाख रुपए और कई हजार सोने के सिक्के, लगभग 1 करोड़ रुपए के सोने के बर्तन, लगभग 50 करोड़ रुपए के गहने जवाहरात और अन्य चीजें ले गया, जिनमें से कुछ तो इतनी बेशकीमती थी कि दुनिया में उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है, जैसे तख्ते ताउस यानी कि मयूर सिंहासन। ठीक, तो मयूर सिंहासन भी नादिर शाह यहाँ से लूट के ले गया था। आगे देखें, एक अन्य वृतांत में दिल्ली पर आक्रमण के प्रभाव का वर्णन मिलता है। जो कभी मालिक थे अब बड़ी दर्दनाक हालत में आ गए। जिन्हें कभी भरपूर आदर इज्जत दी जाती थी, उन्हें अब प्यास बुझाने के लिए पानी भी नहीं मिलता। अलग थलग पड़े लोगों को उनके कोनों से खींचकर बाहर निकाल दिया गया। दौलतमंदों को भिखारी बना दिया गया। जो शौकीन लोग कभी तरह तरह के सुंदर कपड़े पहनकर पोशाकों का नया नया फैशन चलाते थे, अब नंगे घूमने लगे। और जिनके पास जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी, वे अब बेघर हो गए। नया शहर शाहजहानाबाद अब मलबे का ढेर बन गया। नादिर शाह ने तब शहर के पुराने मोहल्लों पर हमला बोला और वहां की सारी दुनिया को तबाह कर डाला। ठीक, तो यहाँ पे दिया गया नादिर शाह का 1779 का एक चित्र है ये। ठीक, आगे हम लोग पढ़ें, साम्राज्य पर सब ओर से दबाव तो पड़ ही रहा था। अभिजातों के विभिन्न समूहों की पारस्परिक प्रतिद्वंदिता ने उसे और भी कमजोर बना डाला। ये अभिजात 2 बड़े गुटों में बंटे हुए थे, ईरानी और तुरानी, यानी कि तुर्क मूल के। ये दोनों किसके थे? तुर्क मूल के थे। काफी समय तक परवर्ती मुगल बादशाह इनमें से एक या दूसरे समूह के हाथों की कठपुतली बने रहे। बेहद अपमानजनक स्थिति तब पैदा हो गई जब 2 मुगल बादशाहों फर्रुखसियर 1713 से 1739, ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है, और आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 की हत्या हो गई। 2 अन्य बादशाहों अहमद शाह 1748 से 1754 तक रहे और शाह आलम द्वितीय को उनके अभिजातों ने अंधा कर दिया। आगे देखें, नए राज्यों का उदय। मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ साथ बड़े प्रांतों के सूबेदारों और बड़े जमींदारों ने उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में अपनी शक्ति प्रबल बना ली। 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया। मोटे तौर पर 18वीं शताब्दी के राज्यों को 3 परस्पर व्यापी समूहों में बांटा जा सकता है। एक अवध, बंगाल व हैदराबाद जैसे वे राज्य जो पहले मुगल प्रांत थे। हालांकि इन राज्यों के शासक अति शक्तिशाली थे और काफी हद तक स्वतंत्र थे।
उन्होंने मुगल बादशाह से औपचारिक तौर पर अपने संबंध नहीं तोड़े, और दूसरे थे ऐसे राज्य जो मुगलों के पुराने शासनकाल में वतन जागीरों के रूप में काफी स्वतंत्र थे। इनमें कई राजपूत प्रदेश भी शामिल थे। और तीसरी श्रेणी में मराठों, सिखों तथा जाटों के राज आते हैं। ये विभिन्न आकार के थे और इन्होंने कड़े और लंबे सशस्त्र संघर्ष के बाद मुगलों से स्वतंत्रता छीनकर ली थी। यहाँ पे चित्र दिया गया है एक अफजाज के दरबार में स्वागत करते हुए फर्रुखसियार। ठीक, आगे हम लोग देखें पुराने मुगल प्रांत। पुराने मुगल प्रांतों से जिन उत्तराधिकारी राज्यों का उद्भव हुआ उनमें से 3 राज्य प्रमुख थे, अवध, बंगाल और हैदराबाद। ये तीनों ही राज्य उच्च मुगल अभिजातों द्वारा स्थापित किए गए थे। इन तीनों राज्यों के संस्थापक सादत खान, जो कि अवध का था, यानी कि अवध के जो संस्थापक थे वो कौन थे? सादत खान। ये आपको फैक्ट याद रखना है। दूसरा है मुर्शीद कुली खान, जो कि बंगाल के संस्थापक थे, तो ये आपको ध्यान रखना है, मुर्शीद कुली खान किसके? बंगाल के। तीसरा है आसफ जाह, ये कहाँ के थे? ये हैदराबाद के संस्थापक थे। ऐसे व्यक्ति थे जिनका मुगल दरबार में ऊंचा स्थान था। मुगल बादशाहों को उन पर भरोसा और विश्वास था। आसफ जाह और मुर्शीद कुली खान दोनों को 7-7 हजार जात का दर्जा मिला हुआ था, जबकि सादत खान की जात का दर्जा 6000 था। ठीक, तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अब देखें हैदराबाद के बारे में। निजामुल मुल्क आसफ जाह यानी 1724 से 1748 तक इनने शासन किया, जिसने हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी। मुगल बादशाह फर्रुखसियार के दरबार का एक अत्यंत शक्तिशाली सदस्य था। उसे सर्वप्रथम अवध की सूबेदारी सौंपी गई थी और बाद में उसे दक्कन का कार्यभार दे दिया गया था। 1720 से 1722 के मध्य ही दक्कन प्रांतों का सूबेदार होने की वजह से आसफ जाह के पास पहले से ही राजनीतिक और वित्तीय प्रशासन का पूरा नियंत्रण था। दक्कन में होने वाले उपद्रवों और मुगल दरबार में चल रही प्रतिस्पर्धा का फायदा उठाकर उसने सत्ता हथियाई तथा उस क्षेत्र का वास्तविक शासक बन गया। आसफ जाह अपने लिए कुशल सैनिकों तथा प्रशासकों को उत्तरी भारत से लाया था और वे दक्षिण में नए अवसर पाकर प्रसन्न थे। उसने मनसबदार नियुक्त किए और उन्हें जागीरें प्रदान की। हालांकि वह अभी भी मुगल सम्राट का सेवक था, फिर भी वह काफी आजादी से शासन चलाता था। ना तो वह दिल्ली से कोई निर्देश लेता था और ना ही दिल्ली उसके कामकाज में कोई हस्तक्षेप करती थी। मुगल बादशाह तो केवल निजामुल मुल्क आसफ जाह द्वारा पहले से लिए गए निर्णयों की पुष्टि कर दिया करते थे। ठीक, हैदराबाद राज्य पश्चिम की ओर मराठों के विरुद्ध और पठारी क्षेत्र के स्वतंत्र तेलुगु सेना नायकों के साथ युद्ध करने में सदा संलग्न रहता था। पूर्व दिशा में निजामुल मुल्क आसफ जाह कोरोमंडल तट पर स्थित, अब आपको कोरोमंडल तट देखना है, ये कहाँ पे है मैप में। ठीक, तो निजामुल मुल्क आसफ जाह कोरोमंडल तट पर स्थित वस्त्रोत्पादक धन संपन्न क्षेत्र पर अपना नियंत्रण प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा रखता था, पर उनकी इस महत्वाकांक्षा पर उस क्षेत्र में ब्रिटिश शक्ति की उपस्थिति के कारण रोक लग गई, यानी कि वहां पे जो नियंत्रण था वो स्थापित नहीं कर सका। आगे देखें निजाम की फौज। हैदराबाद के निजाम के निजी सैनिकों का एक वर्णन 1790 का। निजाम के पास 400 हाथियों की सवारी है। उसके आसपास कई हजार घुड़सवार रहते हैं। इन अत्यंत कुशल और अति सुंदर सजे हुए सवारों का सांकेतिक वेतन 100 रुपए से ज्यादा है। ठीक, तो ये एक वर्णन है जो उसकी फौज के बारे में बताता है। आगे देखें अवध। बुरहान उल मुल्क सादत खान को 1722 में अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया था। मुगल साम्राज्य का विघटन होने पर जो राज्य बने उनमें यह राज्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण राज्यों में से एक था। अवध एक समृद्धिशाली प्रदेश था जो गंगा नदी के उपजाऊ मैदान में फैला हुआ था और उत्तरी भारत तथा बंगाल के बीच व्यापार का मुख्य मार्ग उसी में से होकर गुजरता था। बुरहान उल मुल्क ने भी अवध की सूबेदारी, दीवानी और फौजदारी एक साथ अपने हाथ में ले ली और सूबे के राजनीतिक, वित्तीय और सैनिक मामलों का एकमात्र कर्ता धर्ता बन गया। कौन? बुरहान उल मुल्क। बुरहान उल मुल्क ने अवध क्षेत्र में मुगल प्रभाव को कम करने की कोशिशों के चलते मुगलों द्वारा नियुक्त अधिकारियों यानी कि जागीरदारों की संख्या में कटौती कर दी। उसने जागीरों के आकार में भी कटौती की और रिक्त स्थानों पर अपने निष्ठावान सेवकों को नियुक्त किया। धोखाधड़ी को रोकने के लिए जागीर अधिकारियों के खातों व लेखों की जांच की गई और नवाब के दरबार द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा सभी जिलों के राजस्व का फिर से निर्धारण किया गया। उसने अनेक राजपूत जमींदारियों और रुहेलखंड के अफगानों की उपजाऊ कृषि भूमियों को अपने राज्य में मिला लिया। यहाँ पे देखें तो एक चित्र दिया गया है बुरहान मुल्क का। ठीक, अपने राज्य को सुदृढ़ करने की कोशिशों में मुगल सूबेदार दीवान के कार्यालय पर भी क्यों नियंत्रण जमाना चाहते थे, ये आप बता सकते हैं। आगे देखें राज्य
ऋण प्राप्त करने के लिए स्थानीय सेठ, साहूकारों और महाजनों पर निर्भर रहता था। राज्य राजस्व का ठेका सबसे ऊंची बोली लगाने वाले इजारेदार को देता था। ठीक, तो ये आपको ध्यान देना, इजारेदार राज्य को एक निश्चित रकम के भुगतान का वचन देते थे। स्थानीय साहूकार राज्य को ठेके की इस रकम के भुगतान की गारंटी देते थे। दूसरी ओर इजारेदारों को कर का मूल्यांकन करने और उसे एकत्र करने की खासी छूट दे दी गई थी। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप साहूकारों और महाजनों जैसे कई नए सामाजिक समूह राज्य की राजस्व प्रणाली के प्रबंध को प्रभावित करने लगे। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। आगे देखें बंगाल के बारे में। मुर्शीद कुली खां के नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। मुर्शीद कुली खां बंगाल के नायब थे, यानी कि प्रांत के सूबेदार के प्रति नियुक्त थे। यद्यपि मुर्शीद कुली खान औपचारिक रूप से सूबेदार कभी नहीं बना, उसने बहुत जल्द सूबेदार के पद से जुड़ी हुई सत्ता अपने हाथ में ले ली। किसने? मुर्शीद कुली खान ने। हैदराबाद और अवध के शासकों की तरह उसने भी राज्य के राजस्व प्रशासन पर अपना नियंत्रण जमाया। बंगाल के मुगल प्रभाव को कम करने के लिए उसने बंगाल के राजस्व का बड़े पैमाने पर पुनर्निर्धारण करने का आदेश दिया। सभी जमींदारों से बड़ी कठोरता से राजस्व नकद वसूल किया जाता था। परिणाम स्वरूप बहुत से जमींदारों को महाजनों तथा साहूकारों से उधार लेना पड़ता था। जो लोग राजस्व का भुगतान नहीं कर पाते थे, उन्हें मजबूरन अपनी जमीनें बड़े जमींदारों को बेचनी पड़ती थी। इस प्रकार 18वीं शताब्दी में बंगाल के एक क्षेत्रीय राज्य बन जाने से जमींदारों में काफी बदलाव आया। राज्य और साहूकारों के बीच हैदराबाद तथा अवध में जो घनिष्ठ संबंध था, वह अलीवर्दी खान के शासनकाल यानी कि जो 1740 से 1756 तक उसने शासन किया में बंगाल में भी स्पष्ट दिखाई दिया। उसके शासनकाल में जगत सेठ का साहूकार घराना अत्यंत समृद्धिशाली हो गया। इसका जगत सेठ का साहूकार घराना। आगे देखें, यहाँ पे चित्र दिया गया है अलीवर्दी खान का दरबार। ये दरबार का चित्र है। यदि हम इन राज्यों के अभिलक्षणों पर विहंगम दृष्टि डालें तो हमें उनमें कुछ सामान्य विशेषताएं देखने को मिलेंगी। प्रथम, यद्यपि बड़े राज्य पुराने मुगल अभिजातों द्वारा स्थापित किए गए थे, ये अभिजात कुछ प्रशासनिक व्यवस्थाओं के प्रति संदेहास्पद थे जो उन्हें उत्तराधिकार में मिले थे। विशेषतः वे जागीरदारी व्यवस्था को अत्यंत संदेह की दृष्टि से देखा करते थे। दूसरा, उनके कर प्राप्त करने के तरीके मुगलों से भिन्न थे। कर संग्रह के लिए राज्य के अधिकारियों पर निर्भर न रहकर तीनों राज्यों हैदराबाद, अवध, बंगाल ने राजस्व वसूली के लिए इजारेदारों के साथ ठेके कर लिए। इजारेदारी की प्रथा जो मुगलों द्वारा पूर्णतः नापसंद की गई थी, 18वीं शताब्दी में समस्त भारत में फैल गई थी। तथापि देहात के उसके प्रभाव में क्षेत्रीय विभिन्नताएं थी। इन सभी क्षेत्रीय राज्यों में तीसरा सामान्य लक्षण यह था कि उनमें राज्य और धनी महाजनों तथा वणिक जनों के बीच संबंध उभरने लगे। ये साहूकार महाजन लोग लगान वसूल करने वाले इजारेदारों को पैसा उधार देते थे, बदले में प्रतिभूति, जमानत या बंधक के रूप में जमीन रख लेते थे और उनकी जोतों से अपने खुद के कारिंदों के जरिए कर वसूल किया करते थे। इस प्रकार समस्त भारत में धनाढ्य साहूकारों और महाजनों की इस नई राजनीतिक व्यवस्था में साझेदारी बढ़ रही थी। अब हम लोग देखते हैं राजपूतों की वतन जागीरी। बहुत से राजपूत घराने, विशेष रूप से अंबर और जोधपुर के राजघराने मुगल व्यवस्था में विशिष्टता के साथ सेवारत रहे थे। बदले में उन्हें अपनी वतन जागीरों पर पर्याप्त स्वायत्तता का आनंद लेने की अनुमति मिली हुई थी। अब 18वीं शताब्दी में इन शासकों ने अपने आसपास के इलाकों पर अपने नियंत्रण का विस्तार करने के लिए अपने हाथ पांव मारने शुरू किए। जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने, ठीक, जोधपुर के राजा अजीत सिंह कहाँ के राजा थे? जोधपुर के। ठीक, तो ये आपको फैक्ट ध्यान रखना है। जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने भी मुगल दरबार की गुटी राजनीति में अपने पैर फंसा दिए। इन प्रभावशाली राजपूत घरानों ने गुजरात और मालवा के लाभदायक सूबों की सूबेदारी का दावा किया। जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी और अंबर के सवाई राजा जय सिंह, कहाँ के? अंबर के सवाई राजा जय सिंह को मालवा की सूबेदारी मिल गई। बादशाह जहांदर शाह ने 1713 में इन राजाओं के इन पदों का नवीकरण कर दिया। उन्होंने अपने वतनों के पास पड़ोस के शाही इलाकों के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने की भी कोशिश की। जोधपुर राजघराने ने नागौर को जीत लिया और अपने राज्य में मिला लिया। दूसरी ओर अंबर ने भी बूंदी के बड़े बड़े हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया। सवाई राजा जय सिंह ने जयपुर में अपनी नई राजधानी स्थापित की और उसे 1722 में आगरा की सूबेदारी दे दी गई। 1740 के दशक से राजस्थान में मराठों के अभियानों ने
इन रजवाड़ों पर भारी दबाव डालना शुरू कर दिया, जिससे उनका अपना विस्तार आगे होने से रुक गया। यहाँ हम लोग देखते हैं जयपुर के राजा जयसिंह के बारे में। 1732 के एक फारसी वृत्तांत में राजा जयसिंह का वर्णन है। राजा जयसिंह अपनी सत्ता की चरम सीमा पर थे। 12 वर्ष के लिए वे आगरा के सूबेदार रहे और 5 या 6 वर्ष के लिए मालवा के। उनके पास विशाल सेना, तोपखाना तथा भारी मात्रा में धन संपदा थी। उनका प्रभाव दिल्ली से लेकर नर्मदा के तट तक फैला हुआ था। यहाँ पे एक किला दिया गया है, मेहरानगढ़ किला, जो कि जोधपुर में, या आप देख सकते हैं कितना बड़ा और कितना विशाल ये किला बना हुआ है। अब देखते हैं हम लोग आज़ादी हासिल करना, जिसमें आते हैं सबसे पहले सिख। अध्याय 8 में आपने पढ़ा कि 17वीं शताब्दी के दौरान सिख एक राजनीतिक समुदाय के रूप में गठित हो गए। इससे पंजाब के क्षेत्रीय राज्य निर्माण को बढ़ावा मिला। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना से पूर्व और उसके पश्चात राजपूत व मुगल शासकों के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किए। उन्होंने बाबा गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नामों वाले सिक्के गढ़कर अपने शासन को सार्वभौम बताया। सतलुज और यमुना नदियों के बीच के क्षेत्र में उन्होंने अपने प्रशासन की स्थापना की। 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया और उसे 1716 ईस्वी में मार दिया गया। 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया। इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थी। उन दिनों दल खालसा बैसाखी और दिवाली के पर्वों पर अमृतसर में मिलता था। इन बैठकों में वे सामूहिक निर्णय लिए जाते थे, जिन्हें गुरमत्ता यानी गुरु के प्रस्ताव कहा जाता था। सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की, जिसके अंतर्गत किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। ठीक, तो ये आप देख सकते हैं राखी व्यवस्था कहाँ से शुरू हुई है। खालसा से क्या अभिप्राय है, क्या आपको याद है कि इसके बारे में आपने अध्याय 8 में पढ़ा है? तो ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ये आपको याद होगा। यहाँ पे चित्र दिया गया 10वें गुरु गोविंद सिंह का। सिख के 10वें गुरु थे, वो 10वें गुरु गोविंद सिंह का यहाँ पे एक चित्र दिया गया। आगे देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को प्रेरित किया था कि शासन उनके भाग में है, यानी कि राजा करेगा खालसा, राज करेगा खालसा। अपने सुनियोजित संगठन के कारण खालसा पहले मुगल सूबेदारों के खिलाफ और फिर अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ सफल विरोध प्रकट कर सका। अहमद शाह अब्दाली ने मुगलों से पंजाब का समृद्ध प्रांत और सरहिंद की सरकार को अपने कब्जे में कर लिया था। खालसा ने 1765 में अपना सिक्का गढ़कर सार्वभौम शासन की घोषणा की। यह महत्वपूर्ण है कि सिक्के पर उत्कीर्ण शब्द वही थे जो बंदा बहादुर समय खालसा के आदेशों में पाए जाते थे। आगे हम लोग देखें तो 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में सिख इलाके सिंधु से यमुना तक फैले हुए थे। यद्यपि ये विभिन्न शासकों में बटे हुए थे। इनमें से एक शासक महाराजा रणजीत सिंह ने विभिन्न सिख समूहों में फिर से एकता कायम करके 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक, किसने? महाराजा रणजीत सिंह ने। यहाँ पे कुछ चित्र दिया गया महाराजा रणजीत सिंह की तलवार के, ये चित्र है। ठीक, आप देख सकते हैं। आगे देखें मराठा के बारे में। मराठा राज्य एक अन्य शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य था जो मुगल शासन का लगातार विरोध करके उत्पन्न हुआ था। शिवाजी 1627 से 1680 ने शक्तिशाली योद्धा परिवारों देशमुखों की सहायता से एक स्थायी राज्य की स्थापना की। अत्यंत गतिशील कृषक पशुचारक, जिनको कुनबी कहते हैं। ठीक, तो ये जो कृषक पशुचारक है उनको क्या कहते हैं? कुनबी। मराठों की सेना के मुख्य आधार बन गए। शिवाजी ने प्रायद्वीप में मुगलों को चुनौती देने के लिए इस सैन्य बल का प्रयोग किया। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के हाथ में रही, जो शिवाजी के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में पेशवा यानी कि जो प्रधानमंत्री का पद होता था। ठीक, तो पेशवा क्या था? प्रधानमंत्री होता था, के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे। पूरे मराठा राज्य की राजधानी बन गया। ठीक, जो पूरे था वो मराठा राज्य की क्या था? राजधानी। पेशवाओं की देख रेख में मराठों ने एक अत्यंत सफल सैन्य संगठन का विकास कर लिया। उनकी सफलता का रहस्य यह था कि वे मुगलों के किलाबंद इलाकों से टक्कर न लेते हुए उनके पास से चुपचाप निकलकर शहरों कस्बों पर हमला बोलते थे और मुगल सेना से ऐसे मैदानी इलाकों में मुठभेड़ लेते थे जहां रसद पाने और कुमक आने के रास्ते आसानी से रोके जा सकते थे। ठीक, तो ये भी आपको याद रखना है, रसद पाने और कुमक आने। आगे देखें। 1720 से 1761 के बीच मराठा साम्राज्य का काफी विस्तार हुआ। उसने सना यानी धीरे धीरे और काफी सफलतापूर्वक मुगल साम्राज्य की सत्ता को क्षति पहुंचाई।
1720 के दशक तक मालवा और गुजरात मुगलों से छीन लिए गए। 1730 के दशक तक मराठा नरेश को समस्त दक्कन प्रायद्वीप के अधिपति के रूप में मान्यता मिल गई और साथ ही इस क्षेत्र पर चौथ और सरदेशमुखी कर वसूलने का अधिकार भी मिल गया। ठीक, तो ये क्या था? चौथ और सरदेशमुखी एक कर का एक प्रकार था जो मराठा जो लोग थे वो वसूलते थे। यहाँ पे हम लोग देखते हैं चौथ के बारे में। जमींदारों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व का 25% दक्कन में इनको मराठा वसूलते थे। ठीक, तो ये आपको चौथ आपको ध्यान रखना है, आपको नोट भी कर लेना है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। सरदेशमुखी दक्कन में मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता को दिए जाने वाले भू राजस्व का 9 से 10% हिस्सा था। ठीक, तो ये आपको दोनों जो पॉइंट है ये चौथ और सरदेशमुखी के ये आपको नोट कर लेने हैं। 1737 में दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा प्रभुत्व की सीमाएं तेजी से बढ़ी। वे उत्तर में राजस्थान और पंजाब, पूर्व में बंगाल और उड़ीसा तथा दक्षिण में कर्नाटक और तमिल एवं तेलुगु प्रदेशों तक फैल गई। इन क्षेत्रों को औपचारिक रूप से मराठा साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया, मगर मराठा प्रभुसत्ता को स्वीकार करने के तरीके के रूप में उनसे भेंट की रकम ली जाने लगी। साम्राज्य के इस विस्तार से उन्हें संसाधनों का भंडार तो मिल गया, मगर उसके लिए उन्हें कीमत भी चुकानी पड़ी। मराठों के सैन्य अभियानों के कारण अन्य शासक भी उनके खिलाफ हो गए। परिणाम स्वरूप मराठों को 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अन्य शासकों से कोई सहायता नहीं मिली। ठीक, अंतहीन सैन्य अभियानों के साथ साथ मराठों ने एक प्रभावी प्रशासन व्यवस्था तैयार की। जब किसी इलाके पर एक बार विजय अभियान पूरा हो जाता था और मराठों के का शासन सुरक्षित हो जाता था, तो वहाँ स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे भू राजस्व की मांग की गई। कृषि को प्रोत्साहित किया गया और व्यापार को पुनर्जीवित किया गया। इससे सिंधिया, गायकवाड़ और भोसले जैसे मराठा सरदारों को शक्तिशाली सेनाएं खड़ी करने के लिए संसाधन मिल सके। 1720 के दशक में मालवा में मराठा अभियानों ने उस क्षेत्र में स्थित शहरों के विकास व समृद्धि को कोई हानि नहीं पहुंचाई। उज्जैन सिंधिया के संरक्षण में और इंदौर होलकर के आश्रय में फलता फूलता रहा। ये शहर हर तरह से बड़े और समृद्धशाली थे और महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में कार्य कर रहे थे। मराठों द्वारा नियंत्रित इलाकों में व्यापार के नए मार्ग खुले। चंदेरी के क्षेत्र में उत्पादित रेशमी वस्त्रों को मराठों की राजधानी पुणे में नया बाजार मिला। बुरहानपुर पहले आगरा और सूरत के बीच की दूरी पर ही अपने व्यापार में संलग्न था, लेकिन अब उसने अपने वाणिज्यिक भीतरी क्षेत्र को बढ़ाकर दक्षिण पुणे और नागपुर को तथा पूर्व में लखनऊ तथा इलाहाबाद को शामिल कर लिया था। आगे हम लोग देखें जाट के बारे में। अन्य राज्यों की तरह जाट ने भी 17वीं, 18वीं, 17वीं और 18वीं शताब्दियों में अपनी सत्ता सुदृढ़ की। अपने नेता चूड़ामन के नेतृत्व में उन्होंने दिल्ली के पश्चिम में स्थित क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण कर लिया। 1680 के दशक तक आते आते उनका प्रभुत्व दिल्ली और आगरा के दो शाही शहरों के बीच के क्षेत्र पर होना शुरू हो गया। वस्तुतः कुछ अरसे के लिए वे आगरा शहर के अभिरक्षक ही बन गए। जाट समृद्ध कृषक थे और उनके प्रभुत्व क्षेत्र में पानीपत तथा बल्लभगढ़ जैसे शहर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए। सूरजमल के राज में भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोलकर उसे लूटा, तो दिल्ली के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भरतपुर में शस्त्ररण ली। नादिर शाह के पुत्र जवाहिर शाह के पास 30,000 सैनिक थे। उसने 20,000 अन्य सैनिक मराठाओं से लिए, 15,000 सैनिक सिखों से लिए और इन सबके बलबूते पर वह मुगलों से लड़ा। यहाँ पर चित्र दिया गया है 18वीं शताब्दी का दीर्घ का राजमहल समूह। इमारत की छत पर मुख्य सभा भवन के बांग्ला गुंबद पर गौर करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं बांग्ला गुंबद। आगे हम लोग देखें, जहाँ भरतपुर का किला काफी हद तक पारंपरिक शैली में बनाया गया, वहीं दीघ में जाटों ने अंबर और आगरा की शैलियों का समन्वय करते हुए एक विशाल बाग महल बनवाया। शाही वास्तुकला से जिन रूपों को पहली बार शाहजहां के युग में जोड़ा गया था, दीघ की इमारतें उन्हीं रूपों के नमूने पर बनाई गई थी। यह अध्याय 5 और 9 में हम लोग देख सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे फ्रांसीसी क्रांति, जो कि हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन यहाँ पे कुछ पार्ट ऐसे दिए जाते हैं जिससे कि एक लिंक बन सके और वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में भी, यानी कि विश्व के इतिहास के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण चीजों को हम लोग जान सकें। तो ये भी हम लोग पढ़ लेते हैं। 18वीं शताब्दी में भारत की विभिन्न राज्य व्यवस्थाओं में जनसाधारण को अपनी अपनी सरकारों के कार्यों में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति पश्चिमी दुनिया में 18वीं शताब्दी के आखिरी दशकों तक बनी हुई थी। अमरीकी यानी कि 1776 से 1781 और फ्रांसीसी क्रांतियों ने इस स्थिति को और साथ साथ अज्ञात वर्ग के सामाजिक व राजनीतिक प्राधिकारों को चुनौती दी। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान मध्य वर्गों, किसानों और शिल्पकारों ने
पादरी गण और अभिजातों के विशेषाधिकारों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उनका मानना था कि समाज में किसी भी समूह के जन्म सिद्ध प्राधिकार नहीं होने चाहिए, बल्कि लोगों की सामाजिक स्थिति योग्यता पर निर्भर करनी चाहिए। फ्रांसीसी क्रांति के दार्शनिकों ने यह सुझाया कि सभी के लिए समान कानून और समान अवसर होने चाहिए। उनका यह भी कहना था कि सरकार की सत्ता लोगों से बननी चाहिए और जनता को सरकार के कार्यों में भूमिका अदा करने का अधिकार होना चाहिए। फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांतियों जैसे आंदोलनों ने धीरे धीरे प्रजाओं को नागरिकों में बदल डाला। नागरिकता, राष्ट्रीय राज्य एवं लोकतांत्रिक अधिकारों के विचारों ने भारत में 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों से जड़ पकड़ ली। ठीक, तो ये वाला जो चैप्टर है ये हमने कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पे कुछ अभ्यास दिए गए हैं, जो भी हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा है तो वहाँ उसके जो अभ्यास प्रश्न है यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक, तो ये जो अभ्यास प्रश्न है इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और देख सकते हैं। और यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके बारे में आपको एक बार देख लेना: सूबेदारी, दल खालसा, मिसल, फौजदारी, इजारादारी, चौथ और सरदेशमुखी। तो ये वाला चैप्टर हम लोग का हो गया कंप्लीट। और इसके आगे अब हम लोग जो हिस्ट्री क्लास 7th की जो हिस्ट्री है उसके सारे चैप्टर हो गए हैं। इसके बाद हम लोग ज्योग्राफी के चैप्टर शुरू करेंगे क्लास 8th के। ठीक, तो ये हुआ हमारा चैप्टर कंप्लीट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।